हेलो फ्रेंड्स, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी के अध्याय 1 के श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, तो मेरे साथ बने रहिए। एक बात और, सभी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 3 सेकेंड दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग अब लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके बीच। चलिए, इसका राइट आंसर होगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंत है। तो ये हमारा ऑप्शन सी एनिहिलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का संपादित अंश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो ये भीमराव अंबेडकर जी हैं, ठीक है। भीमराव अंबेडकर जी हैं। चलिए, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। क्या हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी का भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। चलिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस राज्य में, मतलब किस राज्य में उनका जन्म हुआ था। तो उनका जन्म मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी। तो भीमराव अंबेडकर की मृत्यु दिसंबर 1956 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? दिसंबर 1956 ईस्वी की मृत्यु हुई थी भीमराव अंबेडकर की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे। तो वो 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। अगले क्वेश्चन में पता चल जाएगा कुछ समय के बाद कि वो कौन कौन थे, ठीक है। भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति थे। वो 3 थे। कितने थे? 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। तो वो दलित वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस परिवार के वर्ग में जन्म लिए थे? दलित परिवार के में जन्म लिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है। किसका दूसरा रूप माना जाता है? ये जाति प्रथा का दूसरा रूप माना जाता है। जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? तो जाति प्रथा का दूसरा रूप माना जाता है। चलिए आपके बीच नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। तो जाति प्रथा अस्वाभाविक, ठीक है। जाति प्रथा अस्वाभाविक श्रम विभाजन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। तो पैतृक पेशा, ऑप्शन सी राइट आंसर। क्या होगा? पैतृक पेशा जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन। चलिए इसका जवाब, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में, यहां पर क्वेश्चन है, हिंदी में रूपांतरित किए थे। तो ये ललाई सिंह यादव ने हिंदी में रूपांतरित किए थे, ठीक है। मध्य प्रदेश
भीमराव अंबेडकर जी इसका राइट आंसर नहीं होंगे, समझ आया, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी मध्य प्रदेश थे, तो उन अपने क्षेत्रीय भाषा में ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा लिखे थे। तो यहाँ पर इसका हिंदी में ललाई सिंह यादव ने रूपांतरित की है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ आ गया। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किए हैं? ललाई सिंह यादव द्वारा किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, इसका जाति प्रथा मनुष्य के पेशों को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह, इसका राइट आंसर क्या होगा? यह मनुष्य को जीवन भर के लिए बांध देता है। डी आंसर हो जाएगा। यह मनुष्य को जीवन भर के लिए बांध देता है। इसको हटाते हैं, लिख रहा है ना, यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देता है। ठीक है, जाति प्रथा मनुष्य के पेशों को किस प्रकार प्रभावित करता है? यह मनुष्य को जीवन भर के लिए बांध देता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, इसका बताएं, विडंबना का अर्थ क्या होता है? उपहास होता है। क्या होता है? उपहास, यानी उपहास मतलब मजाक उड़ाना। ठीक है, उपहास मतलब क्या है? विडंबना का अर्थ क्या होता है? उपहास, मजाक उड़ाना। यानी कि जो दलित वर्ग के लोग रहते थे तो उनका मजाक उड़ाया जाता था, यानी कि अवहेलना किया जाता था, अनादर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के जवाब दीजिए। चलिए, सच्चे लोकतंत्र का प्राय क्या है? यहां पर लिखा है सच्चे लोकतंत्र का प्राय क्या है? तो सच्चे लोकतंत्र का प्राय क्या हो सकता है? भाईचारा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भाईचारा होना चाहिए, तभी ना सच्चे लोकतंत्र होगा। लोकतंत्र यानी लोगों का, लोग, आदमी को जो है ना एक संरचना, उसी कहते हैं लोकतंत्र। यानी लोकतंत्र में क्या होना चाहिए? भाईचारा होना चाहिए। लोगों का एक तंत्र रहना चाहिए जिसमें भाईचारा, यानी सच्चे लोकतंत्र किसको कहेंगे? भाईचारा को कहेंगे। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर, भीमराव अंबेडकर के प्रेरकों को क्या क्या नाम थे? उस समय बोले थे ना कितने प्रेरक थे भीमराव अंबेडकर? तो 3 थे। तो 3 में कौन कौन है? तो 3 में कौन कौन है? ये हमारा हो जाएगा बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। ये तीनों हमारे भीमराव अंबेडकर के प्रेरक थे, यानी गुरु एक तरह का मान सकते हैं। ठीक है, यानी बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले, ये क्या है? भीमराव अंबेडकर के प्रेरक थे। ठीक है, अब 16 नंबर क्वेश्चन बनाइए। 16 नंबर का जवाब दीजिए। चलिए, देखिए, बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित हो गई? तो यह 21 खंडों में प्रकाशित हो गई थी। बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित की गई थी? तो 21 खंडों में प्रकाशित की गई थी। ठीक है, चलिए इसका जवाब दीजिए। चलिए, इसका राइट, लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? लाहौर का वार्षिक सम्मेलन 1936 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? लाहौर का वार्षिक सम्मेलन 1936 ईस्वी में हुआ था। चलिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता प्रेरक व्यक्ति कौन थे? रचनात्मकता प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो वो ज्योतिबा फूले थे। कौन थे? ज्योतिबा फूले थे। कौन थे? ज्योतिबा फूले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? न्यूयॉर्क, तो ये बड़ोदरा नरेश द्वारा प्रोत्साहन दिया गया था। उनके निर्देश पर वो शिक्षा प्राप्त करने हेतु कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। यानी कि बड़ोदरा नरेश प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे। ठीक है, बड़ोदरा नरेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? तो ये कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर।
ये अभी हम चर्चा किसका कर रहे हैं, भीमराव अंबेडकर का, यानी जो भी पुस्तक लिखेंगे यहाँ पर भीमराव अंबेडकर का ही होगा। यानी बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर हैं जी हैं। कौन है, भीमराव अंबेडकर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर की रचना कौन सी है, भीमराव अंबेडकर की रचना कौन है, द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन है ना, द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, ठीक है, ये है भीमराव अंबेडकर की रचना। चलिए अब 22 नंबर क्वेश्चन को बताइए आंसर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और उसके मतलब किसके विभाजन का रूप लिए हुए है, तो ये किसके रूप लिए हुए हैं, ये हमारा, चलिए ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ हो गया, थोड़ा नीचे चल गया, रुकिए ठीक करते हैं। चलिए अब बताए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसके विभाजन का रूप लिए हुए हैं, तो कुशल व्यक्ति का विभाजन लिए हुए हैं। कौन सा लिए हैं, कुशल व्यक्ति का विभाजन लिए हुए हैं, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा विभाजन के साथ साथ और किसके विभाजन का रूप लिए हैं, कुशल व्यक्ति का विभाजन, एक सच्चे व्यक्ति का विभाजन का रूप लिए हुए हैं, मतलब ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जवाब दीजिए। भारत की जाति प्रथा की विशेषता क्या है, भारत की जाति प्रथा का विशेषता क्या है, तो वो हमारा क्या है, या श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। श्रमिक मतलब क्या होता है, मजदूर होता है, श्रमिक मतलब क्या होता है, मजदूर, तो यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। भारत की जाति प्रथा की विशेषता क्या है, यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है, यानी कि उसका स्वभाव नहीं है कि वो मजदूरी करे, लेकिन मजबूरी में उसको मजदूरी करना पड़ता है। इसलिए भारत की जाति प्रथा की विशेषता क्या है, या श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को बताइए आंसर, थोड़ा दिक्कत हो सकता है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है, क्योंकि जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता है। जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता है, ठीक है, समझ आए। वो काम करना नहीं चाहता है, मजदूरी करना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी में उसको करना पड़ता है, इसीलिए कहा गया जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को बताइए। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्प्रेरण से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं, ठीक है। इस कह रहा है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्प्रेरण से बड़ी समस्या किसे मानते हैं, तो वो मानते हैं निर्धारित कार्यों को अरुचि के साथ व्यवस्थाबद्ध करना, ठीक है ना, निर्धारित कार्यों को अरुचि के साथ व्यवस्थाबद्ध करना, सही बात है, गरीबी वही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना ही उसका पेशा निर्धारित कर देती है, वो हमारा है जाति व्यवस्था। क्या है, जाति व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना ही उसका पेशा निर्धारित कर देती है, तो जाति व्यवस्था जो होता है ना, हमारा पेशा पहले निर्धारित कर देता है कि तुम बोने करोगे, तुम क्या करता है, खुरपिए पारोगे, मतलब अपना अपना किसाने, तुम सब दिन किसाने रहोगे, इस तरह से बात हो जाता है भावना। तो उसी कहता है कि कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना उसका पेशा निर्धारित कर देती है, तो जाति व्यवस्था, यानी जाति के अनुसार धोबी आदमी धोबी अपना कपड़े खींचेगा, इस तरह का भावना हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए
आधुनिक मनु कहा गया है? आधुनिक मनु किसे कहा गया? आधुनिक मनु किसे कहा गया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के जवाब दीजिए। संचारित का शब्दार्थ क्या है? संचारित का शब्दार्थ क्या है? प्रवाहित। प्रवाहित क्या होता है? संचारित का अर्थ क्या होता है? प्रवाहित। क्या होता है? प्रवाहित। समझ आ गया? चलिए लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? अब जानिए। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। बात समझ आया? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो ऑप्शन ए होगा, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भातृत्व, भातृत्व में मतलब भाईचारा का भाव हो, उसको क्या कहते हैं? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज होगा। ठीक है, लिस्ट लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होगा? जिसमें स्वतंत्रता, समता और भातृत्व यानी भाईचारा का भावना हो उस। ठीक है, चलिए 1 नंबर क्वेश्चन। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? तो वो जाति प्रथा को मानते हैं। किसको मानते हैं? जाति प्रथा को लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? ये तो सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में हुआ था। महू के मध्य प्रदेश में हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ये बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत। ठीक है, बहिष्कृत भारत का पत्रिका जो है उस संपादन किए थे। कौन किए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किए थे। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किसे जानते हैं? तो हम जानते हैं भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। फर्स्ट लेसन है तो फर्स्ट लेसन में ज़्यादा चर्चा किनका होना चाहिए? भीमराव अंबेडकर का। तो इसीलिए जो भी क्वेश्चन रहेगा इस टाइप का, भीमराव अंबेडकर का ही नाम रहेगा हमेशा। तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किसे जानते हैं? तो भीमराव अंबेडकर जी को जानते हैं। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन के जवाब दीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वांग हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हुई है? तो ये हमारा कितना खंड हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 21 खंड। कुछ समय पहले भी इस क्वेश्चन के आंसर दिए थे। ठीक है ना, 21 खंड था ना वांग। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? वांग। तो 21 खंडों में वांग प्रकाशित हो चुकी है। वांग थोड़ा टंग स्लिप हो सकती है, उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन जो आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं? तो ये जो है ना श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं? श्रम विभाजन। ऑप्शन ए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम था रामजी सकपाल। क्या नाम था? रामजी सकपाल नाम था। रामजी सकपाल। चलिए
चलिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था? पिताजी को तो जान लिए, अब माता का नाम क्या होगा? भीमाबाई। क्या नाम था? भीमाबाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था? भीमाबाई था। क्या नाम था? भीमाबाई। चलिए, 39 नंबर क्वेश्चन के जवाब दीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की थी? पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की थी? 1916 ईस्वी में की थी। कितने ईस्वी में? 1916 ईस्वी में पीएचडी की उपाधि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्राप्त की थी। द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किन की रचना है? किन की रचना है? तो ये क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर की रचना है। द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किन की रचना है? तो भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। मूक नायक क्या है? तो मूक नायक क्या है? पत्रिका है। सिंपल है क्वेश्चन। मूक नायक क्या है? तो पत्रिका है। आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए किसको आवश्यक माना गया है? किसको आवश्यक माना गया है? तो ये क्या हो जाएगा? श्रम विभाजन को आवश्यक माना गया है। कुछ समय पहले भी ऐसा क्वेश्चन दिया गया था, लेकिन थोड़ा ये लैंग्वेज थोड़ा चेंज है। आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए किसको आवश्यक माना गया है? तो श्रम विभाजन को आवश्यक माना गया है। चलिए, जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी है? क्यों एक प्रमुख कारण बनी हुई है? बेरोजगारी है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण बनी हुई है। क्या होगा? जाति प्रथा भारत में क्यों की जगह पर बेरोजगारी डाल दीजिए, तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण बनी हुई है। चलिए, 44 का आंसर दीजिए। बाबा साहेब यानी भीमराव, बाबा साहेब किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। यानी बाबा साहेब का विख्यात भाषण इनमें से कौन सा है? तो विख्यात भाषण इनमें से कौन सा है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी यही था, और क्वेश्चन नंबर थोड़ा इसका क्वेश्चन करने का तरीका चेंज हो गया, लेकिन क्वेश्चन वही है। बाबा साहेब यानी भीमराव अंबेडकर का विख्यात भाषण इनमें से कौन सा है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। चलिए, 45 नंबर का जवाब दीजिए। भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की? भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की, यानी किस पुस्तक की रचना की थी? तो जाति प्रथा और श्रम विभाजन। ये तो हमारा क्या है? लेसन ही है। जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर, उसका नाम ही है जाति प्रथा और श्रम विभाजन। यानी ये क्वेश्चन तो कभी भी छूटना नहीं चाहिए। भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की है? जाति प्रथा और श्रम विभाजन। चलिए, 46 नंबर क्वेश्चन दीजिए। अब क्वेश्चन आया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य मतलब होता है कहानी की कौन सी विद्या है? तो कौन सी? यह हमारा जो है निबंध है। क्या है? निबंध टाइप का है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है वो निबंध है। क्या है? निबंध। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। सब समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? किसको आवश्यक मानता है? ये कार्यकुशलता को आवश्यक मानता है। किसको आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन और कार्यकुशलता दोनों को आवश्यक मानता है। लेकिन अगर कार्यकुशलता रहेगा तो कार्यकुशलता मार देंगे, अगर श्रम विभाजन रहेगा तो श्रम विभाजन मार देंगे। ठीक है, तो सब समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? तो कार्यकुशलता को मानता है। यानी कार्यकुशलता यहाँ पर रहेगा तो यहाँ पर श्रम विभाजन ऑप्शन रहेगा, और कार्यकुशलता रहेगा तो श्रम विभाजन ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए।
बताइए 48 नंबर क्वेश्चन बताइए। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? कुछ समय पहले भी आंसर था, ठीक है ना, कुछ समय पहले भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आया था, लेकिन क्वेश्चन का तरीका चेंज है। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो भीमराव अंबेडकर ने निभाई थी। कौन निभाए थे? भीमराव अंबेडकर ने निभाए थे। चलिए, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कुछ समय पहले, अभी तुरंत दो में एक क्वेश्चन पहले जवाब दिए थे। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? बताइए क्यों मानता है? कार्यकुशलता के लिए मानता है। कार्यकुशलता के लिए कुछ समय पहले आया था, एक क्वेश्चन पहले आया था इसका आंसर। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्यकुशलता के लिए मानता है। चलिए, अब लास्ट क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। तो मूक नायक क्या है? ये पत्रिका है। 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है। मूक नायक क्या है? पत्रिका है। चलिए, आप लोग को कैसा वीडियो लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इसी तरह के रोजाना वीडियो देखते रहें। आप लोग मुझे भी प्रोत्साहित करते रहें, उससे आपका वीडियो डेली अपडेट हम लाते रहेंगे। डेली एक दिन पर एक दिन लाते रहेंगे। और शाम को 7 बजे डेली आप लोग टेस्ट दिया कीजिएगा, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सिर्फ क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं, इसीलिए आप लोग डेली 7 बजे शाम को ऑब्जेक्टिव टेस्ट दीजिए और अपना जो है ना स्किल डेवलप कीजिए, ऑब्जेक्टिव स्किल डेवलप कीजिए। आप लोग का फिर से धन्यवाद।